हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है अगेन वो रहेगा पॉलिटी को लेकर, जिसमें कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, संघीय विधायिका। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं 3 वीडियोज़ पहले ही आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि उसमें सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो इस टॉपिक को लेकर लास्ट सेशन रहेगा। और जो हमने लास्ट 3 वीडियोज़ की हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनमें सभी वीडियोज़ में हमने 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, यानी हम 120 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और साथ ही हमने उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी किए हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम 40+ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो मैंने सभी एक ही वीडियो में, यानी कि इस लास्ट वीडियो में कवर करने किए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संसद। देखिए, हम इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे, बस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सभी पॉइंट्स को नहीं देखेंगे, जिस क्वेश्चन में ज़रूरी होंगे सभी पॉइंट्स, तो सभी ऑप्शंस, ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा संसद। देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति देने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को है। आर्टिकल जो हमारा 3 है, इसके अंतर्गत विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, या फिर राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना, या नए राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकना, ये सब किसके अंडर आता है? संसद के। संसद को ये भी अधिकार है कि वो राज्य की सीमाएं बढ़ा सकती है, घटा सकती है, या फिर उनके नाम में चेंजेस कर सकती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदनीय, ये द्विसदनीय है यहाँ पर, पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संसदीय प्रणाली। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को चुना है 1935। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, ठीक है। इसको क्या है, संविधान के द्वारा संसद का नाम दिया गया। और संसद के कितने 3 भाग होते हैं आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 1954 में क्या है, राज्यसभा परिषद, सॉरी राज्य परिषद एवं जनता का सदन, ठीक है। मतलब इनको क्या है, इनको चेंज करके राज्य परिषद को राज्यसभा का नाम दिया गया और जनता के सदन को लोकसभा का नाम दिया गया। और इनके अन्य नाम भी है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और जबकि लोकसभा को क्या है, निम्न सदन कहा जाता है। बात करें राष्ट्रपति की, तो वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है और ना ही वो संसद में बैठता, लेकिन फिर भी वो इसका एक अभिन्न अंग माना जाता है। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक, तब तक वो विधि नहीं बनता, तब तक कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति उसको अपनी मंजूरी नहीं देते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शून्यकाल। देखिए फ्रेंड्स, जो शून्यकाल प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अधीन नहीं आता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे का जो समय होता है, ठीक है, ये क्या होता है, शून्यकाल कहा जाता है इसको। इसमें कोई भी सार्वजनिक महत्व का प्रश्न बिना किसी पूर्व सूचना के उठाया जा सकता है। और इसको क्या है, प्रश्न उत्तर सत्र भी कहते हैं, प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की ही देन है। वर्तमान में कितने हैं, 20 मामले शून्यकाल के दौरान उठाए जा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ठीक है। ये इसको राइट मिला है संविधान के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कौन जारी कर सकता है? ठीक है, वो बताना है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, मतलब दर्ज किया जा सकता है, ये भी नहीं है। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, ये भी नहीं है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, वो दाखिल कर सकता है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। देखिए, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के बदले कोई दूसरा भारतीय निवासी नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है, ये याद रखना है। भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं कर सकता, जैसे कि हमें ऑप्शन में बताया गया था। उसे भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले की उम्र कितनी है, 25 प्लस होनी चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसे पागल या दिवालिया होना चाहिए। ये भी कुछ शर्तें हैं, तो ये सभी भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है, ये सही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर आधारित है देना आवश्यक है, ये गलत है। यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाज़त मिलने के 10 दिन के अंदर उस पर कार्यवाही करना अनिवार्य है, ये भी सही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में गृहता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव जो है सिर्फ लोकसभा में मिनिमम क्या है 50 संसद सदस्यों की मंजूरी के बाद लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति जो कि समीक्षा करती है कि सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्योजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रयोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस सब की जांच कौन करती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। देखिए फ्रेंड्स, सभापति द्वारा नाम निर्देशित 15 मेंबर्स की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस बात की परिनिरीक्षा करने और राज्यसभा को यह प्रतिवेदित करने के लिए होती है कि क्या नियम, विनियम, उपविधियाँ या योजनाएं अथवा या अन्य कुछ भी है उसको क्या है बनाने की संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्योजित शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, यथास्थिति उस परिधान या प्रत्योजनात्मक के अंतर्गत किया गया है या नहीं। तो इसकी जांच कौन करती है, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो सभी ऑप्शंस देखते हैं। सशस्त्र बल आपात कर्तव्य अधिनियम 1947 के उपबंध सशस्त्र बलों को आपात में सौंपी गई अत्यावश्यक सेवाओं के संबंध में लागू होते हैं, ये ठीक है। जब ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त रहती है तब सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 या फिर नौसेना अधिनियम 1957 के अधीन सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए प्रत्येक समादेश का पालन करे, तो ये भी करेक्ट है। ऐसी अधिसूचना 6 महीने तक विधि मान्य रहती है, ये गलत है। केंद्र सरकार को यह शक्ति, यहाँ पर शक्ति है, ठीक है, केंद्र सरकार को यह पावर है कि वह किसी राज्य में किसी सेवा को समुदाय के लिए अत्यावश्यक महत्व की सेवा विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी करे, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो था कि ऐसी अधिसूचना 6 माह तक विधि मान्य रहती है, वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये आपको पता है, ये हर 2 साल बाद क्या है इसका 1/3 जो सदस्य है वो क्या है रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये बताने हैं। इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है, करेक्ट है। इसमें सरकार की निंदा की जा सकती है, ये भी सही है। यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसमें सदन के सामान्य कामकाज को दरकिनार किया जाता है, ये भी ठीक है। राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है, ये नहीं ठीक है, मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन जो ई है हमारा 1, 2, 3 वो हमारा ठीक रहेगा। देखिए, स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है, हमने देखा भी। स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर पहले की सारी जो अनुमतियां हैं या तय की गई कोई भी प्रक्रियाएं हैं उनको क्या रोक दिया जाता है। स्थगन प्रस्ताव सामान्यतः शाम को 4 बजे, ठीक है, इससे शुरू होता है और लगभग 2.5 घंटे तक चलता है। यदि स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, मतलब उसको मंजूरी मिल जाती है, तो इसे क्या है सरकार की निंदा समझा जाता है। इसे स्वीकृत कराने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का क्या है मतलब सहमति ज़रूरी है। राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं कर सकती, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन से सही हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। लोकसभा में सामान्यतः सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सदन की बैठक के आरंभ में आधे घंटे की चर्चा की जाती है, जिसका उत्तर सदन में दिया जा चुका है, और इस प्रक्रिया की चर्चा को उठाने के लिए पूर्ण सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों ऑप्शन ही गलत हैं।
यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा ठीक रहेगा, दोनों कथन असत्य हैं। देखिए आधे घंटे की चर्चा क्या है, जो वो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को क्या है, टाइम तो ठीक है, डेज ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम गलत है। वो क्या है, 5 से 5:30 के बीच में होती है और अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके लिए कम से कम क्या है, 3 दिन पहले ही सूचना अवश्य देनी होती है। तो करेक्ट आंसर हमने अभी किए, तो दोनों क्या है, कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत की संचित निधि से वेतन और भत्ते का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, 1 और 2, यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन दोनों को। ठीक है, देखिए वो व्यय या वो जो खर्चे जो भारत की संचित निधि पर बिना संसदीय स्वीकृति के भारित होते हैं, ये व्यय जो हैं या तो संविधान द्वारा स्वीकारित होते हैं या फिर संसद विधि बनाकर डाल देती है। इसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उनको क्या है, भत्ते, वेतन और पेंशन का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यही सही नहीं है। औद्योगिक श्रमिकों की मांगों को दबा देने संबंधी मुद्दों पर चर्चा होती है इसमें, तो ये गलत है। राज्य के मामलों पर चर्चा करना, ये सही है। संघ सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी उपक्रम के में हिंसक व्यवधानों के से निपटने के मुद्दों पर चर्चा करना, ये भी ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के दमन में पुलिस बल के प्रयोग के मुद्दों पर चर्चा करना, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी राज्यसभा में पहले पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वार्षिक वित्तीय विवरण को। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा को भारतीय संघ के वित्त पर क्या है, पूरा पावर है, नियंत्रण है। वही वार्षिक बजट पास करती है और सभी प्रकार के खर्चों की स्वीकृति भी संसद देती है, लोकसभा देती है। बजट जो है तथा वित्तीय विधेयकों को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद ऐसे विधेयक क्या है, राज्यसभा में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या आवश्यक है, वो बताना है। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, यह भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए, ये भी गलत है। ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब सदन का, किसी भी सदन का सदस्य उसे हो जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है, या बहुमत प्राप्त दल के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका क्या है, किसी भी सदन का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी सदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1/10। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल जो हमारा 100 का 3rd पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, ठीक है, मतलब चाहे लोकसभा का पूछे या राज्यसभा का पूछे, उसका क्या होगा, 1/10। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, गलत है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये ठीक है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपनी किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, गलत है। इसके विपरीत राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, ये भी गलत है। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधित्व सभा के साथ स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल तक होता है और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, ये यहाँ पर है कोई, ठीक है, कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। देखिए फ्रेंड्स, 108 आर्टिकल में कहा गया है कि यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है तो इसे उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है।
तो डायरेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन सी जो है इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और सदस्यों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सभी को पता होगा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा लोकसभा। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है। लोकसभा की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो कितनी होती है? 552। ठीक है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और जिसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्ट आंसर रहेगा 1 बार। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल एक ही बार यानी कि 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, लेकिन बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। आपातकाल घोषित होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा और घोषणा के लागू न रहने की दशा में किसी भी प्रकार से उसका विस्तार 6 माह से यानी कि 6 महीने से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए बिना भारत की संचित निधि में से धन आएगा यहाँ पर, में से धन नहीं निकाला जा सकता, ये ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता, ये भी ठीक है। नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दरों में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक या अधिनियम की आवश्यकता नहीं है, ये भी ठीक है। विनियोजन विधेयक का कानून बनने से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। सिर्फ लोकसभा से पारित होना अनिवार्य है। राज्यसभा को सिर्फ क्या धन विधेयक पर केवल सिफारिश देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि 6। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल जो हमारा 330 है इसके अंतर्गत लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। लोकसभा में क्या है, जो वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 42 है। और यहाँ उक्त जातियों के लिए आरक्षित सीटें 8 और कितनी है? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी हम पहले भी कर चुके हैं, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा जीवी मावलंकर। इनका अगर टाइम पीरियड देखें तो वो रहेगा 1952 से 56। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, गलत है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये ठीक है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या संशोधित करने की कोई शक्ति भी उसमें उसको पावर नहीं है, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 109 है इसके फर्स्ट में क्या है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम कितने 14 डेज तक ही रोक सकती है। अनुदान की मांगों पर मतदान केवल लोकसभा ही कर सकती है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या था और क्या है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पद मुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो डायरेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके दुर्व्यवहार या उसकी असमर्थता के आधार पर उसको हटा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या में से कम 2/3 ठीक है सदस्यों का समर्थन जरूरी है। और देखिए, जो भारत का महान्यायवादी है वो क्या, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कदाचार का आरोप साबित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीय स्थायी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इस समिति का एक उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका की अत्यधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है, नहीं है, गलत है। स्थायी समिति बजट चर्चा के दौरान संसद को ज़्यादा बेहतर ढंग से मदद करती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, दोनों ऑप्शन गलत है। देखिए, विभागीय समिति स्थायी समितियों का गठन जो है 1993 में हुआ था।
स्थायी समितियां निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। एक तो समितियों को भेजे गए विधेयकों की समीक्षा करती हैं, मंत्रालयों से संबंधित विशिष्ट विषयों का चयन करती हैं और सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने पर इसकी समीक्षा करना और विभागों के बजटीय खर्च की जांच करना। ठीक है, ये सब इसके काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है? भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, ये सही है। किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, ये भी ठीक है। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, ये गलत है। ठीक है, तो क्या है राइट आंसर रहेगा 1 और 2। देखिए जो आर्टिकल 3 है उसके अकॉर्डिंग क्या है, संसद किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है, इसके लिए उस राज्य की सहमति ज़रूरी नहीं है। भारत में संघीय संविधान और एक हरी नागरिकता है, ये ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन था हमारा डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल कहलाता है, जिसको हम हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं, जो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। आर्टिकल जो 76 है इसके अकॉर्डिंग महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद वो धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया था वो कौन है? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी, जीवी मावलंकर। ठीक है, देखिए 15 दिसंबर 1954 को आचार्य JB कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम है जीवी मावलंकर का, गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ। तो संयुक्त अधिवेशन कब किया जाता है? एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका यह रहेगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, 108 आर्टिकल में क्या है, कहा गया है कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाएगा जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद होगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस चीज़ की? करेक्ट आंसर रहेगा ए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। देखिए आर्टिकल 116 के अकॉर्डिंग विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो वो लोकसभा की लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए एक संघ सरकार को भारतीय संचित निधि से अग्रिम प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्रों को कौन संबोधित करता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इनसे मिलकर बनती है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्रों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के गठन के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, भंग करना भी है, आमुख भी है, स्थगन भी है, लेकिन क्या है, बर्खास्त करना ये नहीं है। आमुख, स्थगन और भंग करना संसद से संबंधित शब्दावलियां हैं, जबकि बर्खास्त करने से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 6 साल के लिए। राज्यसभा जो है उत्सदन कहलाती है, यह एक स्थायी सदन है। ठीक है, और आर्टिकल 80 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, राज्यसभा में अधिकतम जो मेंबर है वो कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कुल जो सदस्य है वो कितने हैं? 245 हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर क्या है, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने में ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। अतः राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है? 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट रहेगा, केवल 3। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन के मुद्दे पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट और लेख अनुमोदन के बीच अंतर पर विचार करके बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो डायरेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि सी ठीक रहेगा।
लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, किंतु जो अंतरिम बजट होता है उसमें व्यय तथा आवर्ती दोनों को शामिल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बजट पर संसद में चर्चा और मतदान से पूर्व नए वित्त वर्ष का आरंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान पारित किया जाता है। और इसको क्या स्थायी या फिर कार्यवाहक दोनों सरकारें जो है प्रस्तुत कर सकती है। अंतरिम बजट में क्या है, व्यय और आवर्ती दोनों शामिल होते हैं तथा यह चुनाव से पहले की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी। ठीक है, देखिए जो जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री का काल था वो क्या था, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगातार था, इसमें कोई भी अंतराल नहीं था। ऐसे ही गुलजार लाल नंदा जो है वो पहली बार 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक, और सेकंड टाइम 1966 से 1966 यानी कि 11 जैन से 24 जैन तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। अगर बात करें इंदिरा गांधी की तो वो 1966 और 1980 में, और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1998 में से, और थर्ड टाइम भी रहे 1999 में भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उनको राष्ट्रपति पद से, जो उनको राष्ट्रपति हैं वो क्या है, पद से हटा सकते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी ठीक है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आर्टिकल 148 है उसका फर्स्ट पार्ट में क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग CAG, ठीक है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कैग को क्या है, राष्ट्रपति उनको पद से नहीं हटा सकते। जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उन्हीं रीति और उन्हीं आधारों पर ही कैग को हटाया जाएगा। और इस भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर क्या वेतन दिया जाता है। आर्टिकल 148 के 4th के तहत क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी अन्य सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं किए जा सकते। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये भी सभी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द्वितीय वाचन में। ठीक है, विधेयक की प्रतिस्थापना के साथ विधेयक का प्रथम वाचन प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श शुरू हो जाता है। सभा के सदस्य उसी स्तर पर आम बहस करते हैं और द्वितीय वाचन में ही विधेयक को प्रवर समिति सौंप सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, जब राज्यसभा के किसी सदस्य को मंत्री बनाया जाता है तो वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे, करेक्ट आंसर रहेगा ए, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और आर्टिकल 110 में वो क्या है, विनिर्दिष्ट है, कोई विषय उसमें शामिल नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है और यह साधारण विधेयक की तरह ही प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संयुक्त समिति। ठीक है, संयुक्त समिति कहते हैं। जो समितियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी स्थायी समिति और दूसरी होती है आपकी तदर्थ समिति। ठीक है, स्थायी समितियां जो हैं स्थायी प्रकृति की होती है, जो क्या है, अविरलता के आधार पर कार्य करती हैं, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष यानी कि समय समय पर किया जाता है। और जो तदर्थ समिति होती है वो अस्थायी होती है, जिस उद्देश्य के लिए उसका गठन किया जाता है वह समाप्त होते ही इनका कार्यकाल भी खत्म हो जाता है और ये अस्तित्व विहीन हो जाते हैं, यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था?
तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी 1985 में। देखिए संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और क्या है 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा दल बदल विरोधी कानून जो है वो पारित किया गया था। इस कानून के द्वारा सदस्यों के दल बदलने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आप सभी को आंसर पता होगा, ऑप्शन बी जो है राइट रहेगा, लोकसभा के प्रति। आर्टिकल जो हमारा 75 है इसके थर्ड में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रीगण किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते वो 6 माह के अंदर अंदर क्या है संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। और इसका जो वर्णन है वो किस में है 148 में, ठीक है, आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और इस प्रक्रिया का वर्णन जो किसमें किया गया है आर्टिकल 94 ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती, ये ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी ठीक है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, रॉन्ग है। इसका कार्यकाल 5 साल तक होता है, ये भी रॉन्ग है। 6 साल तक होता है, ये हमने पीछे पढ़ा है। तो ऑप्शन ई जो है हमारा ठीक रहेगा, इनकी फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट रहेगा राज्यसभा के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साधारण विधेयक के लिए, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है, जिसका वर्णन किस में किया गया है 108 आर्टिकल में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक की को जो बुलाता है तो वो कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? शून्यकाल, ठीक है। यह क्या है 12 बजे से शुरू हो जाता है और 1 बजे के बीच में चलता है, ठीक है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधान मंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, तो ये ठीक है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकती, ये भी सही है। संसद की विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्य की सीमाओं का या नामों में फेरबदल कर सकती है, तो ये भी ठीक है। इस प्रकार के विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 333, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 333 है इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 170 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी विधि धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? ऑप्शंस देखते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ए, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को सरकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा ए।
देखिए आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग धन विधेयक राज्यसभा में पुनः क्या स्थापित नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में लोकसभा को अधिक विशिष्ट अधिकार प्राप्त है और राज्यसभा के अधिकार बहुत सीमित हैं। राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में कोई संशोधन किया है तो लोकसभा इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि शून्यकाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। ठीक है। देखिए राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके द्वारा नियंत्रित होता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा का जो सचिवालय है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है, उसके निर्देश पर कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है, और वह अपने इस राइट का जो यूज़ है वो लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। ठीक है। और ये क्या है, आर्टिकल 98 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यहीं पर ख़त्म होता है। इसके हम क्या है 4 पार्ट हमने टोटल किए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियोस आपके लिए सभी यूज़फुल रहेंगी, तो प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियोस को देखें अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।